नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज और स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड यूनिट एनसीईआरटी कंप्लीट हुई, ठीक है बेटे। वो सिलेबस की सेकंड यूनिट, ठीक है, कंप्लीट हुई सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे तीसरी यूनिट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें एनसीईआरटी के दो चैप्टर आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक चैप्टर है एनसीईआरटी में और मैग्नेटिज्म दूसरा चैप्टर है, ठीक है बेटे। लेकिन हम लोग जानते हो कि हम लोग यूनिट वाइज चलते हैं, तो ये तीसरी यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है। अब जहाँ तक बात है, देखो करंट के इफेक्ट की, मैंने आपको पहले ही बताया था करंट के तीन इफेक्ट हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है बेटे, ठीक है, कभी से नहीं रहा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, आप केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर सिलेबस के अंदर सिर्फ ये मान के चलिए कि जूल्स लॉ छोड़ा हुआ है बस, एक H=I²RT ये इक्वेशन छोड़ी हुई है, ठीक है, जो हम लोग जूल्स लॉ कहते हैं। एक पावर की इक्वेशन P=VI² मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की पिछली दो क्लास कवर हुई है ना, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है, ठीक है ना। और तीसरा जो इफेक्ट है बेटे वो ये है, ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप इससे अंदाजा लगा लो, जब सीबीएसई ने ये बतौर चैप्टर दे रखा है तो साहब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए, ठीक है ना बेटे। तो लेके प्रभु का नाम आ जाओ, स्टार्ट कर दें। देखो इसके बाद जो अगला चैप्टर है बेटे मैग्नेटिज्म, उसके अंदर बार मैग्नेट पढ़ी जाएगी। बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट का कंसेप्ट है ना बेटे, मतलब ये कहिए कि जो मैग्नेटिज्म है ये लगभग 2000 साल पहले डिस्कवर हो चुका है। 2000 साल पहले मैग्नेट होती है साहब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये साइंटिस्ट 2000 साल पहले से जानते हैं। नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्शन, रिपल्सन, इन सब का ये सारा कंसेप्ट जानते हैं। लेकिन जो ये है ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये कंसेप्ट पुराना नहीं है, ठीक है ना। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं बेटे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये नाम आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने 10th में पढ़ा है। जब मैग्नेटिक इफेक्ट के 10th में पढ़ाया जाता है सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट आता है। अब ये कहने के लिए 10th के अंदर एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया गया, अब अंदाजा लगाओ जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट ये टॉपिक आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सिलेबस के अंदर 10th में, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि साहब यही वो साइंटिस्ट हैं ऑर्स्टेड साहब, जिन्होंने दुनिया बदल दी थी इस एक्सपेरिमेंट से। बच्चा बोला दुनिया? हाँ साहब, जितनी भी ये मैग्नेट के कंसेप्ट चल रहे हैं, जितना भी टॉर्क है, जितनी मशीन ऑपरेट हो रही है, ये सब इन्हीं की देन है, मतलब इसी कंसेप्ट की देन है साहब। 1820 के अंदर इन्होंने कंसेप्ट दिया था। 1820 आप अंदाजा लगा लो, लगभग 200 साल पहले, 1820, 1920, 2020, ठीक है ना, लगभग यही। तो लगभग 200 साल पहले का कंसेप्ट है और मैग्नेटिज्म को दुनिया जानती है 2000 सालों से, तो ये कंसेप्ट इतना पुराना नहीं है, ठीक है बेटे। कंसेप्ट क्या था? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था, सब सिंपल सा, और इसको भी ना एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, मतलब जो बाई चांस हो गया, कर तो कुछ और रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट हो गया था, ठीक है। ये कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पर बेटे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था उस टेबल पे। मैग्नेटिक कंपास आप लोगों ने 10th में देखा हुआ है, 10th में देखा, बच्चों को दिखाया जाता है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल होती है साहब। अब जब उस वायर में इन्होंने करंट छोड़ा तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दे गया था। मैग्नेटिक कंपास क्या दे जाता है? डिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे। और यहाँ से एक कंसेप्ट उठाया गया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट जब जस्टिफाई हुए तो दुनिया को बताया गया सब, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप लोग जानते हो। मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, आपने इसमें करंट चलाया हुआ है, जैसे मान लो ये सपोर्ट दे दी वायर को, दो नाइफ्स लगा दिए और साहब ये सप्लाई है, ये की है, आपने की को क्लोज किया, करंट चल गया, की को क्लोज किया, करंट गया। अब जैसे निडल को आप इसके पास लेकर के जाओगे, मैग्नेटिक निडल उसको, मैग्नेटिक कंपास को, ठीक है, आप इसके पास लेकर के गए तो जो कंपास है ना वो टुवर्ड्स इसकी तरफ या इससे दूर, मतलब वो डिफ्लेक्शन देता था। वो क्या देता था? डिफ्लेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इधर जा रहा था करंट, तो निडल इसके पास चली गई, आपने बैटरी बदली, रिवर्स करी डायरेक्शन, निडल दूर चली गई। भाई मैग्नेटिक कंपास तो एक कॉमन सेंस कहती है जब भी डिफ्लेक्शन दे सकता है मैग्नेटिक कंपास, तभी डिफ्लेक्शन दे सकता है जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कंपास डिफ्लेक्शन दे रहा है,
तो पहले तो कॉमन सेंस है, एक बार जब पहली बार ही किसी ने पढ़ा होगा, समझा है, तो उसे समझ में नहीं है हुआ क्या ही। फिर धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि साहब जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, करंट कैरिंग वायर, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। फिर एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जैसे कंपास है, ये मैग्नेट वो वायर है, कंपास लिया, इसके नीचे रखा, साइड में रखा, ऊपर रखा, ऐसे रखा, चारों तरफ रख के कंपास को जब निडल का मूवमेंट चेक किया, मूवमेंट कुछ इस हिसाब से आया, जैसे वायर था, निडल पहले इधर अलाइन होगी लेट, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो निडल का मूवमेंट, वो जो अलाइनमेंट था वो भी एक सिमेट्रिसिटी के अंदर था, वो भी किसके अंदर था, सिमेट्रिसिटी के अंदर। फिर फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हो गया साहब कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, सर्कुलर फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना बेटे। ये ओरस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट था। अब देखो इनका जो कंसेप्ट है ना कि करंट से मैग्नेटिक जनरेट होता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे तो आपको एक चैप्टर, वो क्या चैप्टर कर रहा हूँ, एक तो वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, पूरा एक सब्जेक्ट बुक होगी पूरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके अंदर कुछ नहीं है साहब, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, यही खेल है सारा। और मोटे तौर पे कहूँ ना तो जो आपका ये पहली बुक है ना एनसीईआरटी की 12th में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, ठीक है ना, जो आप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो और ईएम वेव्स तक पढ़ोगे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, सब कुछ इसी के अंदर आता है, मिक्स है, एक ही कंसेप्ट है सारा। अभी आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेटिक, फिर ये सब मिक्स हो जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एक प्रकार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट दिया दुनिया को, वो इन्होंने ही दिया था, ओरस्टेड साहब ने। फिर इसके बाद साहब मशीनरी और टॉर्क, करंट कैरिंग वायर, टॉर्क, फलाना ढिमका, फिर ये मशीन बन गई उसके ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म अलग कंसेप्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अलग है, ठीक है, वो बार मैग्नेट का कंसेप्ट है, ये करंट कैरिंग वायर का कंसेप्ट है। तो हम लोग पीछे करंट पढ़ करके आगे, अब उस करंट का इफेक्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक, ठीक है बेटे। तो एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक। आप ना एक बार स्क्रीन को रोको और आराम से जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, इसको लिखना चाहो या आपकी मर्जी है, लिखना चाहो आप लिखिए, कोई कंपल्सरी नहीं है बेटे, ठीक, लेकिन इसको पढ़ जरूर लो, ये सब 10th लेवल का कंसेप्ट है। और अगर आप लिखना चाहें अच्छी बात है बेटे, फिर लिख लो, तो उसका तो बराबरी नहीं है, ठीक है। स्क्रीन को रोको और आराम से नोट कर लो। आजा बेटे, अब इसके अंदर डेफिनेशन लिख बेटे, पहले मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको ये महसूस होगा या नहीं, चैप्टर बिल्कुल उसी पैटर्न पे उठेगा जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उठा है। पहले आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया गया, ठीक है ना, और फिर आपको क्या नाम है, फील्ड पढ़ाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई गई, देन उससे कंसेप्ट पढ़े, बिल्कुल सेम वही चलेगा ये। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का जो एनालॉग आएगा ना बेटे, वो बायोट-सावर्ट लॉ है, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके जाता है, ऐसे बायोट-सावर्ट लॉ है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे करके जाता है। तो वहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड और देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद करो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई गई, बस समझाई गई, एक चार्ज होता है, चारों तरफ फील्ड होती है सब। और फिर जब बात आती है फील्ड, उस स्पेस के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, तो वर्ड यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल सेम वही है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहते किसे हैं? तो बच्चा बोला सर, एक करंट कैरिंग वायर या बार मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किए जा सकें। बच्चा बोला मैग्नेटिक इफेक्ट, हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे बेटे। उस इलाके में किसी चार्ज को एंटर कराओगे ना, वो चार्ज पे फोर्स लगती है, कोई दूसरा वायर चला जाता है उस पर फोर्स लगती है, याद है ना, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, वो कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो स्क्रीन को रोक के पहले तो आप डेफिनेशन को ही लिख लो आराम से। इट इज़ अ 3D स्पेस अराउंड एनी करंट कैरिंग वायर और वो बार मैग्नेट। 3D स्पेस समझते हो सभी, चारों तरफ का इलाका, एक पोर्शन जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है बेटे। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी वायर या बार मैग्नेट। बात समझ में आई है? बच्चा बोला सोर्स कौन जनरेट करता है, तो दुनिया जानती है साहब,
मैग्नेट जनरेट करती हैं। आप चाहो तो उसके नीचे लिख देना सोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, तो मैग्नेट्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, करंट कैरिंग वायर। आप ना करंट कैरिंग वायर ना लिख करके आप करंट कैरिंग एलिमेंट लिखना बेटे, करंट कैरिंग एलिमेंट, ELEMENT, ELEMENT। कई बार ना सोर्स पूछ लेता है आपको, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स यही है, करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, चार्ज, यहाँ पर सोर्स होता है करंट कैरिंग एलिमेंट। बच्चा बोला करंट कैरिंग वायर नहीं होता, हाँ वो वायर के अंदर छोटा एलिमेंट लेते हैं, उसे करंट कैरिंग एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है बेटे, तो ये है डेफिनेशन, ये हो गए सोर्स हमारे। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बेटे, फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझते हो सभी, स्ट्रेंथ। भाई वो तो एक जनरलाइज फील्ड है जो चारों तरफ फैली हुई है, और जब बात करेगा किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर, तो सब पॉइंट की तो इंटेंसिटी होती है, पॉइंट की क्या होती है, इंटेंसिटी। और बेटे फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते आए हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आज के बाद साहब बी से रिप्रेजेंट होगी। रहा है ना, ई याद है कैसे डिफाइन करी गई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन हम लोग याद करो बेटे, दैट इज द लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट यूनिट चार्ज। ये थी प्रॉपर डेफिनेशन। तो याद कर, जब फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन हुई थी, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। फील्ड इंटेंसिटी किस टर्म में डिफाइन हुई, फोर्स के टर्म्स में। किसी पॉइंट के ऊपर आप इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ चाहते हो, उस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज रखो, जो फोर्स लगेगी वो उस जगह इंटेंसिटी होगी। बिल्कुल सेम वही है साहब, बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक चार्ज को एंटर करा दो, एंटर कराओ, उसको मूव कराओ, क्योंकि बेटे यहाँ पे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज को रखोगे तो फोर्स नहीं लगाती मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आदत है रेस्ट पे होगा चार्ज तो ही फोर्स लगाएगी, और इसकी आदत है जब तक रेस्ट पे तो फोर्स नहीं लगाएगी, वो मोशन में होना चाहिए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जब बात आती है ना इंटेंसिटी डिफाइन करने की, तो ये फोर्स के टर्म में ही डिफाइन होती है बेटे, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और जहाँ तक बात है फोर्स की, तो इस चैप्टर में दो फॉर्मूले हैं फोर्स के। एक तो है F = QVB sin थीटा, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये प्रॉपर टॉपिक आएगा। और एक है IBL sin थीटा फोर्स के। तो हम लोग ज़्यादातर बेटे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। हाँ, डिफाइन करने के लिए आप इससे डिफाइन कर दो, और नहीं तो अभी एक बायोट-सावर्ट लॉ आएगा, dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। आया ना, तो आप चाहे इससे डिफाइन करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, तीनों से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो द फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलेंगे बेटे आगे जाके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फिलहाल हम लोग फील्ड इंटेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मैं इसी से डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी से नहीं लिखा रहा। ये है क्या साहब, देख ये फोर्स है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है, ये फील्ड इंटेंसिटी एंगल है। फिलहाल एंगल को इतना याद मत रखिए, भूल जाइए, एंगल से इतना नहीं समझा रहा। मान ले बेटे मेरे पास कोई ये फील्ड है, बच्चा बोला ये कैसी फील्ड है, ये अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये वर्टिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, वर्टिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे आप 10th में इसको पढ़ के आते हैं। अब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो Q चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर जाता है विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल है Q, पॉजिटिव Q, और v वेलोसिटी से फील्ड के अंदर एंटर कर गया साहब। कितनी वेलोसिटी से, v से। अब तो ये विधि का विधान है, हम पहले से जानते हैं साहब, किसी दूसरे की फील्ड में चार्ज घुसेगा, किसी दूसरे के इलाके में जाओगे फोर्स लगेगी, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। ये भी वही है, देख ये है चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, ये वाली फील्ड है साहब दूसरे की। चार्ज मेरा एंटर कर गया, v वेलोसिटी से घुस गया, कितने एंगल पे, फिलहाल 90 का एंगल है। फिलहाल कितने का है, 90। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैं 90 लेके चला हूँ। जो इसके ऊपर फोर्स आएगी, जो इसके ऊपर फोर्स आएगी वही फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होती है। फिलहाल आपको मतलब नहीं है फोर्स की डायरेक्शन बेटे ऊपर होगी, ठीक है। अभी फिलहाल डेफिनेशन बस ये है, व्हाट इज फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज व्हेन मूव विद 1 मीटर/सेकंड² एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद फील्ड। मतलब ये है बेटे कि व्हेन
थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, Q इक्वल्स टू 1 कूलम, वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। अरे हाँ तो बोल यार, force acting on the unit charge moving with unit velocity at right angle to the direction of the field is equal to the field intensity at that particular point। आपने चार्ज को भगाया, 1 कूलम के चार्ज को 1 की स्पीड से भगाइए साहब, उस पॉइंट पर जाने के बाद जितनी उस पर फोर्स आएगी वो उस जगह की, वो उस पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो उस पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी होगी। फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट की होगी। बच्चा बोला आपने तो यहाँ लिखी हुई है, आपने तो सबकी ये बताई थी। हाँ ये फिलहाल यूनिफॉर्म है, दैट्स वाई हर जगह सेम होगी, लेकिन हम जब बात करेंगे ना एक पॉइंट की, तो इस पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट की, ये डेफिनेशन है बेटे। बात समझ में आई है? ठीक है ना। तो फिलहाल ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या चीज़ है, ये बाद में आना, भी घबराइएगा मत, ठीक है, कि पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया सब कि डेफिनेशन है, तो फिर नहीं तो बाद में लिखानी पड़ती बेटे। तो टॉपिक को सिस्टमेटिक वे से उठाते हैं। तो फील्ड, वो क्या नाम है, फील्ड की डेफिनेशन हो गई, देन हेडिंग बनाओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी से रिप्रेजेंट होगी, और इस वाले कंसेप्ट को लिख दो और इस डेफिनेशन को नोट कर लो। लिख लिया बेटे। और इन दोनों फॉर्मूले से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, एक से लिख लो सफिशिएंट है। जब आगे जाओगे ना बेटे, इससे भी डिफाइन कर दोगे। 1 एम्पियर का करंट चलाओ साहब, 1 मीटर का वायर ले लो, 90 के एंगल के ऊपर रखो, जितनी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगी वो फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगी। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब दोनों फील्ड जो है ना फोर्स के टर्म में डिफाइन हो गई हैं, इसलिए मैं जानबूझ के इस फॉर्मूले से डिफाइन नहीं कराता, बच्चे को इस बहाने याद रह जाता है कि दोनों फील्ड फोर्स के टर्म में डिफाइन होती हैं। ठीक है, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट अगर तू यहाँ से लिखेगा बेटे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से लिख रहे तो एक अच्छी बात है। ठीक है, तू जानता है इसकी हो जाएगी न्यूटन, ये है कूलम, ये है मीटर पर सेकंड, अपॉन में चला जाएगा, एसआई आ जाएगी। लेकिन जो मेन यूनिट है ना बेटे, जो तुझे याद रखनी है वो है टेस्ला, TESLA, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होती है। किससे रिप्रेजेंट होती है? कैपिटल टी से। ये मेन यूनिट है। साइंटिस्ट हुए हैं निकोला टेस्ला, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना बेटे, उनके नाम पर ये बनाई गई है। सही है, AC कॉइल, AC वो क्या नाम है, ट्रांसमिशन, AC जनरेटर, ये इन्हीं की देन है निकोला टेस्ला साहब की। तो उनके सम्मान में ये टेस्ला यूनिट डली हुई है। ठीक है, ऐसा यूनिट। और आगे चैप्टर में जाकर के बेटे, मतलब अगले चैप्टर में जाके यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला की वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऐसा यूनिट बेटे 2 हो गई इसकी। ठीक है, या तो लिखो वेबर पर मीटर स्क्वायर और या फिर लिखिए टेस्ला। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सीजीएस यूनिट होती है बेटे गॉस, GAUSS। बच्चा बोला ये वही साइंटिस्ट है? हाँ साहब वही हैं ये, जो गॉस थ्योरम पीछे पढ़ के आए। ठीक है, और 1 गॉस जो होता है ना बेटे, 1 गॉस ये 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। बात समझ में आई है? ठीक, तो स्क्रीन को रोक के इसे नोट कर लो। जहाँ पे आपने ये लिखा है ना, ये उसके नीचे लिख देना, उसके नीचे। आप लोग जानते हो धरती की जो कोर है बेटे, उसके अंदर हम लोग मैग्नेट कंसीडर करके चल रहे हैं कि अंदर एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट की वजह से धरती के चारों तरफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। तो जहाँ तक बात है अर्थ सरफेस की, धरती की सरफेस जो है, तो यहाँ पर जो फील्ड है ना बेटे वो 1 गॉस है। इसलिए गॉस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया यूनिट है ये। ठीक है, तो आप एक नोट डाल के लिख देना, NOT नोट, कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की शॉर्ट फॉर्म MFI लिख लिया करो। द MFI ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस is nearly 1 gauss, is nearly 1 gauss। ठीक बेटे, लगभग 1 गॉस होती है। इसीलिए गॉस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यूनिट है ये। ठीक है,
ठीक है साहब, जो गॉस लॉ आप लोगों ने वहाँ पढ़ा हुआ है ना बेटे, उसके अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो वापस आएगा यहाँ पे। इसलिए जब उसकी हेडिंग डली थी ना गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो जानबूझ के उसमें लिखवाया जाता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी है, इस चैप्टर में भी है, इसलिए गॉस साहब इंपॉर्टेंट है। तो 1 cos 10⁻⁴ टेस्ला। उसके बाद बेटे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब साहब क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो फिर दोनों चीज़ें होंगी उसकी। बच्चा बोला क्या क्या सर? एक तो होगा साहब मैग्नीट्यूड, है ना, एक क्या होगा मैग्नीट्यूड, और एक होगी साहब उसकी डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। देखो जहाँ तक बात है बेटे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ना हमारे इस चैप्टर में 2 लॉ हैं जो मैग्नीट्यूड देने का हमारे लिए हेल्प करेंगे, देते हैं। कौन कौन सा? एक तो बायोट-सावर्ट लॉ है, एक तो यही है, ये है dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। एक तो इससे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, क्लियर है। और एक निकलेगा कि B.dl = μ0 ni, या ni लिखो या I नेट लिख दो, μ0 ni ओ I नेट। बात समझ में आई है? ये 2 लॉ हैं बेटे, सही है। ये है बायोट-सावर्ट लॉ और ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये 2 लॉ हैं जिनकी सहायता से हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दीज 2 लॉस, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, तो साहब डायरेक्शन तो इसके अंदर एक अपने आप में देखा जाए तो एक टॉपिक है यहाँ, ठीक है बेटे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटे वो है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये मेन तो यही है, ठीक है। ऐसे ही मैक्सवेल स्क्रू रूल है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, 2 मेन लॉ हैं ये, ठीक है। देखो एक बात क्लियर सुन लो, जहाँ तक बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ वही लॉ इंपॉर्टेंट हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं, वो आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं कह दूं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, ये साइंटिस्ट के नाम पर ही आ जाते हैं। राइट हैंड थंब रूल एक जनरल रूल है, मैक्सवेल स्क्रू रूल एक जनरल रूल है ये, ठीक है। स्क्रू रूल जो है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये आपको अप्लाई करने आने चाहिए बस, बगैर इनके चैप्टर चलना नहीं आगे, ठीक है। तो आप लोग ना स्क्रीन को रोको बेटे, एक बार जो भी दिखाई देता है इसको नोट कर लो, फिर हम दोनों इन दोनों को समझते हैं। हम लोग जो है राइट हैंड रूल को और स्क्रू रूल को, रोक स्क्रीन को नोट कर लें। तो अब हेडिंग बना बेटे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, पढ़ के आते हैं। तो पहले स्क्रीन को रोक, पहले डेफिनेशन नोट कर ले आराम से, क्या कहता है सब राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पहली बात तो सब राइट हैंड के लिए है, आधे तो इसी में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है बेटे, क्योंकि फ्लेमिंग साहब के यहाँ 2 रूल आएंगे आगे, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड है, सही है। ये थंब रूल राइट हैंड का है, इसलिए लिखा गया राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है साहब, करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड के अंदर ग्रैब करिए, राइट हैंड के अंदर पकड़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले बेटे ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट चलता है ऊपर की तरफ, ये जो डायरेक्शन है इधर करंट की डायरेक्शन है। तो नियम ये कहता है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसको राइट हैंड के अंदर ग्रैब करिए, राइट हैंड के अंदर आप पकड़िए, ठीक है। मैंने इसको राइट हैंड के अंदर पकड़ लिया, कुछ इस तरीके से, इन सच अ मैनर दैट कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेच्ड थंब। जिधर अंगूठे का खिंचाव है उधर ही करंट होना चाहिए। देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स, जिधर उंगलियां मुड़ती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है। बात समझ में आई है? दोबारा सुन, करंट कैरिंग वायर को सीधे हाथ के अंदर कुछ ऐसे पकड़िए कि जिधर अंगूठा है उधर वायर का करंट होना चाहिए। जैसे आप उसको राइट हैंड में पकड़ोगे, जिधर उंगलियां कर्ल होंगी उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। भाई आदमी होगा तो उंगलियां इधर ही कर्ल होंगी, कॉमन सेंस है। भूत की उल्टी हो जाती हो तो पता नहीं, आदमी की तो सीधी होंगी, सही है ना। तो करंट इधर है तो उंगलियां इधर ही कर्ल होंगी, दैट्स वाई जो कर्ल फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती हैं। ये है बेटे कंसेप्ट, बोल बात समझ में आई है। अब जहाँ तक बात है बेटे इसकी, क्या नाम है, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बच्चा देख लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। और अगर कोई मुझसे कहता है बनाइए फील्ड लाइंस, तो बनाने का तरीका ये है, इधर देख, ये मान ले बेटे राइट है, वो क्या नाम है, कोई करंट कैरिंग वायर है, ये वायर ऐसा, बात को समझिए। किसी ने मुझसे कहा फील्ड लाइंस बनाइए जो यहाँ से होकर के निकलती है, इस पॉइंट से होकर निकले, तो कोई बात नहीं है साहब, राइट हैंड के अंदर पकड़ा वायर को, बोला सर ऐसे गोल घूमेंगे इस हिसाब से। जब उसको फिगर को यहाँ पे तू दिखाएगा तो ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी बेटे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, ये है। हम जब 3D फिगर को भाई वो ऐसे घूम रही है इस हिसाब से, उसको 2D पर बनाएंगे तो फील्ड लाइंस ऐसे ही दिखाई जाएगी। ये सर्कुलर है, ये क्या है, सर्कुलर है। ये आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा बेटे आयरन फिलिंग्स का, उसमें 10th क्लास में कराया जाता है क्या, एक गत्ते के अंदर छेद कर दो, उसमें करंट कैरिंग वायर निकाल दो और उसके ऊपर आयरन का बुरादा जो होता है ना, रॉड आयरन, वो बुरादा डाल दो, वायर में करंट छोड़िए। कुछ समय के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं जो धीरे धीरे कुछ ऐसा अलाइन हो जाती हैं कि जैसे सर्कल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, सर्कल। ये एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई कर देता है कि जो करंट कैरिंग वायर की फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर नेचर की होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये जस्टिफाई कर जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर नेचर की हैं। एक बच्चा बोला है आप सर ये आयरन फिलिंग्स का ये सब करो, इससे बढ़िया तो एक उसको क्या नाम है अपनी बार उसको ले लो मैग्नेटिक कंपास को, और मैग्नेटिक कंपास को चारों तरफ रख के देख लो, जिधर वो क्या नाम निडल अलाइन होती है उधर फील्ड लाइंस, बिल्कुल सच्चाई है सर, वो सर्कुलर फॉर्म में अलाइन होती है। जो निडल का मूवमेंट चलता है ना वो फाइनली जब आप उसको लोकस तैयार करोगे सर्कल आएगा वो। तो ये फील्ड लाइंस हैं, ये क्या है, फील्ड लाइन। एक बच्चा बोला सर ये वायर तो बस इतना सा था, बात को समझना। कोई मुझसे पूछ बैठे बताओ यहाँ पे फील्ड है या नहीं है, इस पॉइंट पे है सर। ये करंट कैरिंग वायर ना इन्फिनिटी तक फील्ड बनाता है, इन्फिनिटी तक, सही है। कोई यहाँ पे पूछ लेता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटा सर्कल बन जाएगा, दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये है, ये बनेगा। कोई कहता है यहाँ पे बना दो, ये आ गई। कोई कहता है यहाँ पे बना दो, ये आ गई। कोई कहता है इस पॉइंट पे बना दो, ये आ गई साहब। बच्चा बोला यहाँ तो वायर ही नहीं है, कोई बात नहीं है साहब, इस जो इतना सा तार है, इतना सा वायर है, ये इन्फिनिटी तक फील्ड जनरेट करता है। जैसे आपको याद है ना पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाती थी, इन्फिनिटी तक जाती थी। बिल्कुल सेम यही कहानी है यहाँ, बिल्कुल सेम यही है। एक छोटा सा तार इन्फिनिटी तक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता है, चाहे इस साइड देख लो चाहे ऊपर की तरफ देख लो। बच्चा बोला फिर ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, वायर इतना सा है, कोई बात नहीं, आप ना अपने मन में इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, अपने मन में ऐसे, और एक्स्ट्रा प्लॉट करके और सर्कल ड्रॉ कर दो, बस इसको सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ कर दो, ये है तरीका। यहाँ पे बना, यहाँ पे दिखाना चाहो पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, ये आ गया। तो एक करंट कैरिंग वायर की इन्फिनिटी तक फील्ड होती है, और बिल्कुल सेम यही चार्ज की भी होती है बेटे, ठीक है। जैसे कोई चार्ज है भाई, ये कॉमन सेंस कहती है कि करंट है क्या, ये फ्लो चार्ज है। करंट ऊपर भागने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर भाग रहा है, तो इसका मतलब जो अंदर चार्ज है उसकी वजह से, हाँ चार्ज के मोशन की वजह से जनरेट हो रही है। अब कोई एक सिंगल चार्ज है क्यों, और कोई मुझसे कहता है इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, वी वेलोसिटी से भाग रहा है, यही तो है ये करंट जो चल रहा है। अब वो कहता है यहाँ पे फील्ड लाइन दिखाओ, तो ये लाइन होगी साहब, कहता है यहाँ दिखाओ, ये होगी साहब, कहता है यहाँ दिखाओ, ये होगी साहब, कहीं पूछ ले पीछे यहाँ दिखाओ, ये होगी साहब। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की फील्ड। अब देख चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है इस इंस्टेंट पर, और फील्ड पीछे भी आगे भी, और इन्फिनिटी तक है ये। बस अंतर इतना होता है कि जब जहाँ चार्ज होता है ना खुद, वहाँ पे लाइंस के बीच का जो गैप है ना बेटे, ये मतलब ये चीज़ जो है ना वो बहुत कम होती है। इंटेंसिटी हाई होगी, वो एक गैप बढ़ता जाता है, इंटेंसिटी लो होती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। लाइंस के बीच का गैप बढ़ने का मतलब इंटेंसिटी लो होना, ये कंसेप्ट मैं पहले से जानता हूँ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये सेम यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी होता है। जहाँ लाइंस नज़दीक होती है ना वहाँ इंटेंसिटी हैवी होती है। तो आज खुद चार्ज यहाँ पर है, दैट्स वाई यहाँ इंटेंसिटी हैवी होगी। सर्कल नज़दीक सर्कल होंगे, नज़दीक, फिर वो सर्कल्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, वो इंटेंसिटी लो होती चली गई है। तो करंट कैरिंग वायर का देखा जाए तो मेन सोर्स जो है उसका क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कौन है, वो चार्ज हैं। हम कह रहे हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, लेकिन वो बेसिक क्या है, उसके पीछे चार्ज ही है, और चार्ज मोशन में आया है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। जिस दिन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली क्लास पढ़ाई थी उस दिन आपको बताया था साहब, आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ये चार्ज है क्या चीज़, ये चार्ज क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखिए चार्ज की, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये लाइन यहाँ से शुरुआत होती है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये हर मैटर की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ ऊपर वाले ने दे रखी है
जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सारे फिनोमेना आ रहे हैं, जिसको हम लोग चार्ज कह रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? चार्ज। और ये मैंने आपसे कहा था कि साहब, जैसे मैंने इस कंसेप्ट को भगवान से रिलेट करके आपको बताया था कि कोई भी चार्ज जब तक रेस्ट पे होता है ना बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ता है। अब क्यों छोड़ता है ये आज तक नहीं पता किसी को, क्लियर सुन लो। क्यों का रीजन नहीं, एजम्पशन आती हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी ऑथेंटिक वो क्या नाम है थ्योरी नहीं है जो ये बता दे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों छोड़ता है। बात समझ में आई है नहीं? तो जब एक मैंने आपको कहा था हमारे 3 भगवान हैं साहब, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, शिव जी। महेश शिव जी को बोलते हैं। तो चार्ज ने तपस्या करी साहब, पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले चल मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जब तक तू रेस्ट पे रहेगा, जब तक तू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा। बोला ठीक है जी। फिर उसका पेट नहीं भरा साहब चार्ज का, बोला ना और तपस्या करूँगा। दोबारा तपस्या करी, विष्णु जी खुश हो गए, बोले चल तू एक वरदान और ले ले। ब्रह्मा जी ने तो दे रखा है कि तू चार्ज है तो तू इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, चल मैं देता हूँ, जब तू दौड़ेगा तो तू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी छोड़ेगा, है ना। 2 भगवान की तपस्या, वो चार्ज का फिर पेट नहीं भरा, बोला ना एक वरदान और लेना है। फिर दोबारा तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न किए, वो बोले चल एक और मैं दे देता हूँ, जब तू एक्सेलरेशन में होगा, SHM करेगा, तो EM वेव्स भी छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ेगा। इतने वरदान लिए बैठा एक छोटा सा चार्ज। उस चार्ज के वरदान है हमारे लिए सिलेबस बन गया पूरा, पहली पूरी बुक चार्ज का खेल है ये। तो क्या ये चार्ज ही तो दौड़ा था? हाँ, मैंने आपको बताया था DC करंट जब चलता है ना, DC, तो मैंने आपको जब वो बढ़ाई थी क्या नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपसे बोला था आज के बाद आप ये एज्यूम करके चलेंगे चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से हैं, बिल्कुल सभ्य तरीके से दौड़ रहे हैं साहब। और जब सभ्य तरीके से दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, ये उसको एक वरदान है। क्यों जनरेट करेगा इसका नहीं पता है, हाँ ये जनरेट करता है और इसके करने से ये इफेक्ट होते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि ये जनरेट करता है, फिर जनरेट करने से आगे क्या होगा ये सारे इफेक्ट जानते हैं। लेकिन ये क्यों जनरेट करता है, क्यों का सवाल अभी नहीं पता है। ठीक है बेटे, क्यों का जवाब, सॉरी सवाल नहीं जवाब। ये फील्ड लाइन्स हो गई। तो करंट कैरिंग वायर की फील्ड लाइन सर्कुलर होती हैं और सर्कुलर उसका एक एजम्पशन, एक कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। बात समझ में आई है? मैं क्या आपसे कहूँगा इन्फिनिटी तक जनरेट करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे ये चीज़ इन्फिनिटी तक जाएगी, ये सर्कल इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर लेके जाओगे तो इधर जाएगा। जैसे पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ का सर्कल आएगा, बस ये दिखाओ सफिशिएंट है। पॉइंट यहाँ पे आ गया तो यहाँ का सर्कल दिखा दो, ये सफिशिएंट। वायर वहाँ है या नहीं मुझे मतलब नहीं है, वायर वहाँ पर है या नहीं है, फील्ड लाइन इसको सेंटर मान के ही ड्रॉ करी जाएगी। बोल सही ना? तो एक छोटा सा वायर का टुकड़ा जिसमें करंट है वो इन्फिनिटी तक फील्ड लाइन जनरेट करता है और ये सर्कल की फॉर्म में चलती हैं। ठीक है बेटे, अब तो एक बात जानता है कि ये खेल फील्ड का नहीं है, खेल चलता है फील्ड इंटेंसिटी का। फील्ड तो एक जनरल स्पेस हो जाता है, तो हमको पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें तो इंटेंसिटी डायरेक्शन चाहिए। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट आप डालते थे तो EFI की डायरेक्शन आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सेम वही कंसेप्ट है साहब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर आप टेंजेंट डालिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। बच्चा बोला मतलब ये है, देख जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है, यही ले लेते हैं, ये ऐसे जा रही थी साहब, बोल सही है? हाँ, मैंने इस पॉइंट को लिया, कहता है इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी देख साहब ये रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, B1 नाम डाला इसका। इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाल दो, ये रही, दिस इज द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, ये रही, दिस इज द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर चाहिए, ये रही, दिस इज द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। ये डायरेक्शन है साहब, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओ सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी लाइंस नहीं, इंटेंसिटी। बच्चा बोला एक ही लाइन के ऊपर अलग अलग इंटेंसिटी? हाँ अलग अलग है, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, लेकिन यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। व्हेन वेक्टर इज प्लेस्ड एट एनी एंगल अदर देन 2 पाई इट गेट चेंज। याद करिए वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी, ये वेक्टर वाइज देखा जाए तो सब अलग है। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो, क्योंकि डायरेक्शन लगे तो वेक्टर लगे, मैग्नीट्यूड सबका सेम है। ठीक है बेटे, ये मैग्नीट्यूड है, वो क्या नाम है फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है किसी पॉइंट पर।
हम तो खेलेंगे पॉइंट के साथ बेटे, ठीक है। तो जब पॉइंट के साथ खेलेंगे तो मैं इसको थोड़ा टेंजेंट को आपको अलग से बताता हूँ। इधर देखो, ये टेंजेंट, ये एरो है, ये वाली एरो है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम जब ऐसे देखते हैं तो बेटे ऐसे एरो को देखते हैं तो हम लोग इसको हेड बोलते हैं, आप जानते हैं। और इसको हम लोग क्या नाम है इसका, पीछे का हिस्सा, ठीक है, टेल, हाँ पीछे का हिस्सा, यहाँ पे टेल बोल देते हैं बेटे, मैं कुछ और ही याद कर रहा था, हेड और टेल कही जाती है, ठीक है ना। अब जो ये हेड है, जो हेड है, जैसे मान लो ये पेन है, ये आपने ऐसे रखा हुआ है। अब अगर ये एरो इस बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे आए, बाहर की तरफ, दैट इज द नॉर्मली आउटवर्ड, तो आपको ना आगे से बस इसका टॉप दिखाई देगा, आगे से वो जो पैनापन है वो दिखाई देगा, ये टॉप। तो जब हम लोग ऐसे कभी फिगर बना देना बेटे आपके सामने, ऐसे सर्कल करके डॉट डाल दें, सर्कल कंपल्सरी है, डॉट भी डाल दो सफिशिएंट है, लेकिन सर्कल इसलिए बनाते हैं कि जो थोड़ा देखने में अच्छा लगे। सर्कल करके अंदर डॉट बना देना, डॉट, इसका मतलब समझ जाइएगा कि यही एरो है, यही टेंजेंट है, लेकिन बाहर आ रही है। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। आप तो अपने रजिस्टर पे बनाओगे, तो आप जब उसको रजिस्टर के ऊपर बना दोगे तो जो ये मेरे लिए पेज हो गया, तो या ये पेज हो गया, तो ये एरो ऐसे बाहर आ रही है, वर्टिकली आउटवर्ड, पेज से बाहर। आप तो उस पर सर्कल बनाओगे डॉट, तो ये ऐसे बनेगी। और अगर आप इसको बैक साइड से देखते हो, इसको बैक से, तो हम लोग इसको क्रॉस दिखाते हैं ऐसे, ये टेल है ये। अगर उस कॉपी के अंदर वो एरो अंदर जा रही होगी तो आपको टेल दिखाई देगी पीछे से, दैट इज वर्टिकली इनवर्ड, ठीक है। तो ये बोली जाती है वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पे काफ़ी फेमस होंगे बेटे, वर्टिकली आउटवर्ड भी और वर्टिकली इनवर्ड भी, ठीक है। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं ना, फील्ड लाइंस पे ज़्यादा नहीं खेलते हम लोग, खेलते हैं इस फील्ड इंटेंसिटी के लिए एरो के ऊपर, क्योंकि हमको किसी पॉइंट का पूछेगा वो, और जब वो पॉइंट पूछेगा तो फिर बात आ जाएगी इंटेंसिटी की। और पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो टेंजेंट से आती है लाइन के ऊपर। पहले हम लाइन नहीं बनाएंगे, पूरी लाइन बार बार क्यों बनाएं, तो हम उस जगह पर टेंजेंट दिखा देंगे और उस जगह की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये सारा चैप्टर है इंटेंसिटी का खेल, फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो बच्चा बोला चलो ये तो ठीक है, ये भी समझ में आया, लेकिन अब राइट हैंड थंब रूल इंटेंसिटी के लिए लगाओगे? हाँ, हम लोग लाइन से नहीं खेलते हैं बेटे, हम लोग खेलते हैं इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी से मतलब देख इधर, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है साहब। पूछने वाला ये नहीं कहेगा आपसे 12वीं में आके फील्ड लाइन ड्रॉ करो साहब। इस चैप्टर में क्लियर सुन लो, सर्कुलर वायर की तो फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई पूछ लेती है, नहीं तो आपसे फील्ड लाइन कभी ड्रॉ नहीं कराई क्या, वो 10वीं में ड्रॉ कराई जाती है वो। यहाँ पूछेगा इंटेंसिटी पॉइंट की, तो ये करंट कैरिंग वायर है, इस पॉइंट की इंटेंसिटी बताओ साहब, पी पे और क्यू पर इंटेंसिटी बताओ। ये पॉइंट बनाए मैंने, पॉइंट है। अब ये वायर अगर बाहर होता ना, कॉपी पे ना बना होता, हवा में रखा होता ऐसे, तो मैं तुरंत राइट हैंड में ग्रैब करके घुमा देता, बता देता ऐसे लाइन घूमेंगी, इस पॉइंट पे जाता है तो अंदर टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट पे घूम करके जब आएगा तो टेंजेंट बाहर आएगा। राइट हैंड के अंदर पकड़ा, घुमाया सर्कल, और यहाँ टेंजेंट और यहाँ टेंजेंट, दोनों बता दिए। सच्चाई है सर। लेकिन कॉपी के ऊपर कैसे बनाऊँ सब? कॉपी में ये तो वायर बन गया कॉपी के ऊपर, अभी बाहर तो निकले ना कॉपी से साहब, फिर कैसे करें? तो फिर तरीका ये है, ध्यान से सुन। सीधा हाथ का जो अंगूठा है, ये राइट हैंड थंब रूल ही है बेटे, ठीक है, अप्लाई करना अंदाज अलग है। सीधे हाथ के अंगूठे को इस वायर के ऊपर रख दो, इस हिसाब से जिधर करंट है उधर अंगूठा, ये रख दिया, हाँ। अब कुछ नहीं करना, उंगलियों को ढीला छोड़ दो, ये छोड़ दी उंगलियां। क्या उंगलियां अंदर की तरफ जाती हैं? हाँ। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर के और वहां तक, मतलब अप टू इन्फिनिटी कहो, या पेज पे इधर के कहीं भी पॉइंट आ जाओ, कहीं पर भी, ये जैसे आप अंगूठा ऐसे रखोगे ना, वो पेज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक इस साइड का हिस्सा, एक इस साइड का हिस्सा। इधर रखते ही इधर कहीं पर भी पॉइंट हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी पॉइंट हो, इनवर्ड डायरेक्शन होती है। किधर डायरेक्शन होती है? इनवर्ड। उसे बोलते हैं वर्टिकली इनवर्ड। ये आया नहीं आया? जैसे तू अंगूठे को इसके ऊपर रखेगा, इधर इनवर्ड, और साहब इधर इनवर्ड है तो इधर आउटवर्ड बनेगी, ये कॉमन सेंस है। इधर इनवर्ड है और इधर आउटवर्ड है। बात समझ में आई है? कुछ नहीं करना, पेज के ऊपर बढ़िया सा वायर बनेगा, करंट दिखाएगा, वो
जिधर करंट है उधर अंगूठा टेक देना, उधर क्या अंगूठा रख दिया उसके ऊपर और फिर उंगलियों को ढीला छोड़ दो। ठीक है, इस साइड जितना वायर से इधर है इनवर्ड है तो इधर है आउटवर्ड है। और इस चैप्टर के अंदर एक खास बात यह है कि जब भी लॉ अप्लाई करो तो पेज को अगर करंट पलटे, जैसे करंट इधर ना जा करके इस साइड उल्टा जाता, बच्चा ऐसे अंगूठा लगाने जाता, नहीं साहब कॉपी को घुमाइए, अपने आप को दुख मत दो। ठीक है बेटे, हाथ वैसे नाजुक हैं, इस चैप्टर में बहुत घुमाएगा, राइट हैंड फलाना नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, चुपचाप रखा अंगूठा किसके ऊपर, वायर के ऊपर छोड़ दो, इधर इनवर्ड तो इधर आउटवर्ड। और आया नहीं आया, 2-4 बार आप ये जो मैं कह रहा हूं ना आपको वायर के ऊपर रखना है, ऐसे आप रखिएगा ऐसे 2-4 बार, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस जब हो जाएगी फिर तो देखते भी नहीं है, काहे का राइट हैंड थंब रूल, फिगर देखी और वहीं बैठे बैठे चला देते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड देख के बता देंगे, इधर जरूरत नहीं पड़ती हाथ घुमाने की। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में घुमाइएगा साहब, और ध्यान रखना है सीधा हाथ है, अगर कोई सा उल्टा हाथ लगा रहा होगा, अभी नहीं लगाएंगे, समय के बाद वो समय आएगा फिर लगाएंगे पक्का, बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं बेटे। ये बात समझ में आ गई। अगर ये करंट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे चल रहा होता, ये चल रहा होता करंट, कहता है इस पॉइंट पर फील्ड बताओ, कोई बात नहीं साहब, ये अंगूठा रखा इनवर्ड है और साहब इधर इनवर्ड है तो इधर आउटवर्ड है, खत्म। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन दिखाई गई है, हाँ डायरेक्शन हर पॉइंट की सेम होगी, यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं दिखाओ सब जगह इनवर्ड होगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन, ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन। हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है। जो भी आपको ये बोर्ड पे दिखता है आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लो, मैं अभी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटे। और आज आप कुछ और एग्जाम्पल देख बेटे इसके ऊपर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर बैठे बैठे अपने आप, ठीक है, डायरेक्शन दिखानी है सभी को। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ये करंट कैरिंग वायर है बेटे, सही, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या नाम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और करंट ऐसे मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मुझसे कहता है कि फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताइए सेंटर के ऊपर क्या होगी। पहली बात क्लियर सुन लो, फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। जहाँ तक बात है ना लाइंस ड्रॉ करने की, तो देखो इसका अपना सर्कल जाएगा, इसका अपना सर्कल आएगा, इसका अपना सर्कल होगा, इसका अपना सर्कल होगा, चारों के सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए यहाँ से निकलेंगे, क्रॉस नहीं टच है ना। और उन चारों के जो उस पॉइंट पे फिर टेंजेंट आएंगे चारों के, तो चारों पे इंडिविजुअली टेंजेंट देखा जाएगा वो किस डायरेक्शन में। तो हम लोग ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो फिर तो पागल हो जाएंगे साहब। तो फील्ड लाइंस की वो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कोई नहीं है साहब। आ जाओ, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर, सबसे नीचे वाले करंट इधर है, ये रखा साहब इनवर्ड, जैसे मैं अंगूठा इस पर रखूंगा 2 में टूट जाएगा, पॉइंट इससे ऊपर है तो इनवर्ड है, नीचे होता तो आउटवर्ड हो जाती, ये आया साहब इनवर्ड। इसकी वजह से ये रखा सर अंगूठा, इस साइड पॉइंट है, इस पर अंगूठा रखते ही इधर का और इधर का 2 हिस्से हो जाएंगे, ये पॉइंट इस साइड है तो इससे भी इनवर्ड होगी। इसकी वजह से बोल सर, इसकी वजह से मेरा तो बोर्ड फिक्स है साहब, इसलिए मेरे को मेहनत करनी है, तुमको कॉपी घुमा लेनी है, ठीक है। इधर है ये अंगूठा साहब, ठीक है, पॉइंट इस साइड है, इनवर्ड हो जाएगी, ऊपर होता तो आउटवर्ड रहती, ये इनवर्ड हो गई साहब, है ना। इसकी वजह से बोल सर, इसकी वजह से ऐसे अंगूठा इधर पॉइंट है, इनवर्ड है। कहने का मतलब है चारों की वजह से फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है, चारों की वजह से। किस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट था ना बेटा, ये बीच में पॉइंट था, यहाँ ये पॉइंट था, ठीक है, और इंटेंसिटी मैंने साइड में ये रिप्रेजेंटेशन में दी चारों की। एक वायर की वजह से यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो B1 होगी, दूसरे की वजह से B2 होगी, तीसरे की वजह से B3 होगी, चौथे की वजह से B4 होगी। ये एक ही पॉइंट के ऊपर है। क्या चारों की वजह से जो डायरेक्शन इनवर्ड है, हाँ, तो जब उस पॉइंट के ऊपर चारों डायरेक्शन इनवर्ड हैं और कोई मुझसे कहेगा कि इस पॉइंट के ऊपर B नेट बताइए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा साहब, मैं B1 प्लस में B2 करूँगा, प्लस में B3 करूँगा, प्लस में B4 कर दूँगा। अरे हाँ तो बोल यार, मैं तो चारों इंटेंसिटी जुड़ जाएंगी, नेट आंसर आ जाएगा। इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। क्या डायरेक्शन समझ में आई है? क्या चारों की वजह सेम है? हाँ सर। इसी क्वेश्चन को ना बेटे, इस कंसेप्ट को पूछने का एक अंदाज ये है, ये ज़्यादा फेमस है। क्या अंदाज है साहब? स्क्वायर देगा लेकिन उसमें ना कुछ अंदाज बदल देता है। अंदाज ये है कि
ऐसे करंट आता और जाता दिखाता है ऐसे, मतलब 4 वायर हैं, करंट आ रहा है और जा रहा है, कहता है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ। इसमें देख ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं था कि कौन करंट आया कौन नहीं, तुझे बस चौक और घुमा दिया और इसी से पूछ लिया। उसमें रिप्रेजेंटेशन में ये 2 हैं, एक ये है और एक ये है। कहता है फील्ड इंटेंसिटी बताइए साहब उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है सर, बता देंगे। चालू करें, आ जाओ। पहले चारों की वजह से करंट देख। सर जैसे मैं यहाँ पे गया चारों के अंदर, तो करंट यहाँ के 2 रास्ते रहे सर, एक रास्ता ये था और एक रास्ता यहाँ से ऊपर ये था। ये वाला वायर इसके अंदर करंट भेजेगा क्योंकि ये सीरीज़ है और ये ऐसे निकल के आएगा और करंट फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ से गया था वहाँ से बाहर। अब दोनों फिगर में एक तो डिफरेंस पकड़, इसके अंदर ये करंट एक ये था, हाँ इसमें भी वही है, लेकिन ये उल्टा हो गया है। अच्छा एक बात और समझना बेटे, आप यहाँ से ही परमानेंट याद कर लेना, अगर करंट एक ही है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन है, तो एक से देखो पूरे से वही फील्ड होती है, वही डायरेक्शन होती है। एक से देखो सफिशिएंट है। अभी नए हो सभी से अप्लाई करते रहो, लेकिन एक से देखो काम खत्म। ये एक ही करंट है साहब, इसकी वजह से जाएगी इनवर्ड, तो ऊपर वाले से इनवर्ड, इससे इनवर्ड। ये पहला वायर है B1 लिखूंगा, इसकी B2 इसकी B3। इसकी वजह से तू ध्यान से देखिए आउटवर्ड है B4, चेक कर। यहाँ पे जब तू अंगूठा रखेगा ऐसे, तो ये पॉइंट अगर इधर होता तो इनवर्ड होती, ये पॉइंट वायर से ऊपर है तो आउटवर्ड हो गई। रहा है ना? तो क्या अब इस पॉइंट के ऊपर चारों फील्ड की डायरेक्शन सेम? ओहो देखो बेटे अभी मौसम बदल जाता, सॉरी, ये आउटवर्ड है, सारा मौसम बदल जाता भी। फील्ड क्या हो गई? आउटवर्ड। रहा तो बोल। तो ऊपर तीनों से इनवर्ड है, नीचे वाले से आउटवर्ड है। क्या नेट फील्ड इंटेंसिटी सम? हाँ सर। तो जो वेक्टर तीनों बड़े आएंगे, जो नेट बड़ा होगा उसे घटा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि जो बी नेट है वो हो जाएगा B1 प्लस में B2 प्लस में B3। ठीक है बेटे, मैग्नीट्यूड वाइज ही आने दो, इसको मैग्नीट्यूड वाइज ही आने दो बेटे। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इंपॉर्टेंट है। और माइनस में B4। ये वाली फील्ड अपोजिट है, माइनस कर दी, अंदर वाले को प्लस बाहर वाले को माइनस ले लिया। रहा है ना? बच्चा बोला इन दोनों वायर की वजह से नहीं बताई आपने, ये फिगर में थे, इनका कोई यूज़ नहीं था। देखो इनकी वजह से आंसर 0 होता है, समय आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने तुमने ध्यान दिया होना बेटे, ऐसे डॉट डॉट डाल रहा था पहले से, क्योंकि ये डायगनल के अलोंग आए हुए हैं, ध्यान रखना, अलोंग डायगनल। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 वायर, ये और ये। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है बेटे, तुम परमानेंट याद रख सको तो रखिए। ठीक है, इसका रिजल्ट, क्योंकि हमारी CBSE का सवाल है, ये इसका आंसर 0 आएगा। बच्चा बोला 3 फील्ड एक तरफ है, चौथी अपोजिट है, आपने 0 कैसे कर दिया? आएगा 0। वो रीज़न ये है कि जब करंट यहाँ से 2 में बटेगा ना, तो ध्यान से देखा, ऊपर 3 गुना रास्ता है, 3 गुना रजिस्टेंस है, तो ऊपर करंट कम जाएगा, यहाँ करंट ज़्यादा जाता है। दैट्स वाई ये फील्ड ऐसे एडजस्ट होती है कि नेट आंसर 0 आता है। नेट आंसर 0। आया नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को पूछने का बोर्ड का अपना ये अंदाज भी रहा है, ये अंदाज है। ठीक है, ये करंट लेकर के आता है, यहाँ से ले जाता है, यहाँ से करंट आया, 2 रास्ते रहे साहब, करंट ऊपर गया, करंट ये गया, ऊपर वाला घूम के यहाँ, दोनों मिलके बाहर। इसकी वजह से डायरेक्शन सर इनवर्ड है, इसकी वजह से सर इनवर्ड है, इसकी वजह से सर आउटवर्ड है। इसका जब बी नेट निकल के आएगा बेटे, इसका आंसर 0 होगा। आया नहीं आया? बच्चा बोला फिर आपने ये 2 नहीं बताए, ये फिर इसलिए नहीं बता रहा, ध्यान से सुन लो। जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो ना, ध्यान से देखो, वो इस एक्सिस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? ये एक्सिस पे आ रहा है। एक्सिस का कंसेप्ट बदल जाता है, अब इसके बाद समझाऊंगा। फिलहाल इन दोनों की वजह से आंसर क्या है? 0। और इन तीनों का नेट 0 हो गया, इन तीनों का नेट 0। अब ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपको 2 वायर दे दे, हिसाब ये करंट लेकर के आता है और ये लेकर के जाता है, कहता है सेंटर पे फील्ड बताओ नेट। अब जब यहाँ से करंट आया, 2 रास्ते में गया, ये और ये, बट गया, ऊपर वाला ये पूरा एक ही है, तो इससे आंसर होगा इनवर्ड, है ना। और इस वाले पॉइंट की वजह से देखूंगा तो इसकी वजह से होगा आउटवर्ड, इस वाले हिस्से की वजह से, ये जो हिस्सा है ना, इसकी वजह से बनेगा आउटवर्ड। अब ये करंट 2 में बटाता, करंट ऐसे बटेगा कि इस जगह का बी नेट की वैल्यू 0 आएगी। बच्चा बोला कि सर मैं एक बात रट लूँ यहाँ पे,
कि किसी सिमेट्रिक लूप के अंदर, एक मतलब लूप के अंदर, सिमेट्रिक या लूप के अंदर एक वायर करंट लाता हो दूसरा ले जाता हो, तो उसके सेंटर पे आंसर 0 आ रहा है। हाँ, 0 आ रहा है। ये तीनों सवाल बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों का आंसर 0 है। लेकिन कंपटीशन वाला बेटे इतना सीधा सवाल तो पूछेगा नहीं, इसका पूछने का अंदाज देखना, अंदाज फिगर यही है। जो बच्चा मन का कमजोर होगा ना, उस सवाल को कैसे गलत करेगा, यही फिगर है। करंट आया है, लेकर के भी गया है, कहता है सेंटर पे फील्ड बताओ। अब तो ध्यान से देख, जो करंट लाया जो ले जा रहा है ना, वो इसके कंसेप्ट में उसमें अंतर है। जो ये करंट यहाँ से लेकर के आया, ये दो रास्तों में बटेगा करंट, तू जानता है ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, फिर ये घूम करके वापस आके नीचे। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से फील्ड इनवर्ट होगी, बिल्कुल होगी साहब। इसकी वजह से आउटवर्ड होगी, इसकी वजह से आउटवर्ड होगी। क्या नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी? हाँ। किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से। और ये दो रह गए ना बेटे, ये इनकी वजह से वहां फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है देखो ध्यान से, मैं वैसे आपको रीजन बाद में बताऊंगा। ये जो पॉइंट है ना जिस पे फील्ड निकाली है, और जो ये वाला वायर है, ये पॉइंट इस वायर की एक्सिस पे आ रहा है। ऑन द वायर भी कह सकते हो, एक्सिस ऑन द वायर भी कह सकते हो। लेकिन ये पॉइंट और ये वायर एक्सिस से कोई लेना देना नहीं। ये वाला वायर कहीं सीधा देखूंगा तो ये यहाँ है, तो ये मैंने अभी बताया था ना, इतना सा यहाँ वायर है, फील्ड यहाँ पूछेगा तो सर्कल फील्ड ऐसे ही बनेगी, फील्ड ऐसे ही बनेगी सर्कल पर। इसकी वजह से जो फील्ड लाइन होगी वो यहाँ ऐसे ही होगी सर्कल। यहाँ पे 0 आंसर इसकी वजह से होगा, लेकिन इन दोनों से फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ये डिफरेंस है कंपटीशन में और सीबीएसई में। सीबीएसई इसको देखती नहीं है। तीनों सवाल सीबीएसई के। और आया नहीं आया, ये फील्ड कैलकुलेट करनी किसी पॉइंट के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, ये टॉपिक आएगा अभी, ठीक है। रो की स्क्रीन को नोट कर। तो ये थी बेटे डायरेक्शन, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। अच्छा, मैक्सवेल स्क्यू रूल, ठीक है साहब, ये डेफिनेशन है। वैसे एक ही रूल सफिशिएंट है बेटे, राइट हैंड थंब रूल से बात करेंगे, मैक्सवेल स्क्यू रूल नहीं, ठीक है, एक ही रूल सफिशिएंट है। हाँ, रूल का पता होना चाहिए। रूल कुछ नहीं है साहब, वायर में जिधर करंट चलता हो, जिस तरफ करंट चलता हो उधर स्क्रू को रखो। स्क्रू होता है, देखो, एक तो होती है कील जो हथौड़े से ठोकी जाती है, एक होती है वो स्क्रू होता है जो पेचकस से कसा जाता है, जिसमें चूड़ियाँ होती हैं। तो जिधर करंट है ना उधर स्क्रू रखो और पेचकस को घुमाओ, पेचकस घुमाओ या अंगूठे को घुमाओ यार। तो जिधर आपकी उंगलियां घूम रही हैं, जिधर आपका अंगूठा घूम रहा है, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है, ठीक है। तो कोई सा भी एक रूल बेटे, तो मेरे हिसाब से ये राइट हैंड थंब रूल ही ज़्यादा बेटर है। तो आप स्क्रीन को रोक करके एक बार इस डेफिनेशन को नोट कर लो, बस ये सफिशिएंट है। आ जा, अब हेडिंग बना बेटे। हेडिंग का एक कंसेप्ट है छोटा सा, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड के बीच में कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन का एक सिंपल कंसेप्ट है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी साहब। क्या कंसेप्ट बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ तक बात है ना सोर्स, तो इसका सोर्स होता है चार्ज, और खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो चार्ज एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, ठीक है। और जो इसका सोर्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ तक बात है बेटे, तो तू जानता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मूविंग चार्ज से। तो मैं आपके सामने लिखूँ मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज है, सच्चाई ये सोर्स वही है, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल चार्ज के साथ डील करके चैप्टर नहीं पढ़ सकते। वो चार्ज को दौड़ना वायर के अंदर, तो एक प्रकार से वायर सोर्स बना, हाँ वायर सोर्स है। लेकिन जो एक्चुअल सोर्स है ना बेटे, वो पूरा वायर नहीं है। टॉपिक के लिए वो पढ़ा जाता है स्मॉल लेंथ ऑफ वायर या स्मॉल अमाउंट। तो इसमें देखा जाए तो बेटे यहाँ पे जो सोर्स है ना, उसका नाम होता है करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट, ये जो वर्ड है ना बेटे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट। और जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ना बेटे, पूरा का पूरा ये क्वांटिटी वेक्टर होती है। करंट कैरिंग एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। आ गया ना पहला कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है चार्ज वो स्केलर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है करंट कैरिंग एलिमेंट वो वेक्टर है।
बच्चा बोला करंट कैरिंग वायर, वायर की बात नहीं होती बेटे, हम एलिमेंट की बात करते हैं, हम निकाल ही एलिमेंट से सकते हैं। आज तक जो लॉ बना है फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वो एलिमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है ना। और एलिमेंट को फिर इंटीग्रेशन से और करके सम करके आंसर नेट का निकालेंगे। करंट कैरिंग एलिमेंट, बच्चा बोला करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है साहब? देखो ये होता है बेटे, जो वायर होता है ना, जैसे ये वायर है साहब, ये वायर है, तो इस वायर के अंदर मान लो ये करंट है, तो वायर के ऊपर हम एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं, और अगर इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ है तो यही उसकी डायरेक्शन होती है, ऐसी दिखाई जाती है। आई, इसमें करंट कितना जाएगा? मान लो आई करंट है, इसकी लेंथ dl है, तो जब तू आई की मल्टीप्लाई dl से करेगा ना बेटे, इस पूरे टॉपिक मतलब इस पूरे जोड़े को, इस जोड़े को आई इंटू डी एल, इस जोड़े को बोला जाता है करंट कैरिंग एलिमेंट, आई डी एल को, अकेले डी एल को नहीं। मैथमेटिकली करंट कैरिंग एलिमेंट कौन सा है? करंट कैरिंग एलिमेंट है आई डी एल, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर है, कुछ नहीं है। करंट चल रहा होगा वायर के अंदर, हाँ, छोटा सा एलिमेंट लो, जिधर करंट की डायरेक्शन और टेंजेंट डाल देते हैं उधर पर इसकी डायरेक्शन। जैसे इस वायर, ये वायर जो है बेटे ये ऐसे होता और करंट ऐसे आ रहा होता, मैं एलिमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, जिधर करंट है उसी डायरेक्शन के अंदर। बच्चा बोला वायर सर्कल हो, सर्कल हो जाओ सब, सर्कल के अंदर टेंजेंट अच्छा दिखाई देगा, ये एलिमेंट ले लिया सब। मान लो करंट ऐसे है, करंट गिवन है, तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर आइडियल, इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन आइडियल, अकेला डी एल लिख दिया ना, आई डी एल, ये डायरेक्शन आ जाएगी सब इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज टेंजेंट। इस जगह दिखाओगे, इस जगह दिखाओगे तो इस जगह ये डायरेक्शन आ जाएगी आइडियल की, इस कहीं पर भी ले लो टेंजेंट दिखाया जाता है। क्लियर है? एक कंसेप्ट तो ये समझ में आ गया, ठीक है सर। दूसरा जो कंपैरिजन जो मेन है ना बेटे वो ये है कि इसके अंदर डायरेक्शन रेडियल होती थी, डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई, डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई इज रेडियल। बच्चा बोला रेडियल, हाँ। जैसे मान लो ये चार्ज है, मुझे कहता है इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, फील्ड इंटेंसिटी। याद है हम लोग +1 देखते थे और फिर कहते थे रिपल्सन है, हाँ साहब, तो रिपल्सन है तो बात, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। याद आया? अगर ये चार्ज माइनस का होता, ये वाला चार्ज माइनस होता, यहाँ पे +1 ही टेका जाता, यहाँ +1 आता, तो ये दिस इज द डायरेक्शन, प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर, और आया नहीं आया, ये डायरेक्शन होती है। वो सही है? हाँ। अब उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्शन, सर यहाँ पे तो राइट हैंड थंब रूल से आई थी, तो अब जैसे ये करंट कैरिंग वायर था और किसी ने यहाँ डायरेक्शन पूछी, तो बोलिए क्या कैसे थी? राइट हैंड रखा, इनवर्ड है सर, ये देख। अब तो अंदर समझिए दोनों में, ये फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, इनवर्ड। क्या ये इस बोर्ड पर इनवर्ड अंदर है? हाँ। नॉर्मल है बोर्ड पे? हाँ। क्या ये बोर्ड पे ही लाई करता है? हाँ। तो व्हाट इज द बेसिक कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो उसी प्लेन में लाई करती है जिस प्लेन में उसका सोर्स बैठा होता है, या ये रेडियल कह सकते हो। इसका सोर्स बैठा है बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड पे ही फील्ड देखोगे तो रेडियल ये गई। इसका सोर्स बैठा है बोर्ड के ऊपर, सोर्स कौन है? सोर्स है करंट कैरिंग, ये बैठा है सब, ये रहा, ये डायरेक्शन है, और फील्ड की देख वो अंदर भाग रही है सब। आ गया ना मेन जो कंसेप्ट है। तो ये जो फील्ड इंटेंसिटी है, ई जो होता है वो उसी प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन के ऊपर अंदर उसका सोर्स बैठा रहता है, और साहब जिस प्लेन में सोर्स बैठता है फील्ड लाइंस उस पर नॉर्मल होती हैं, इंटेंसिटी उस पर नॉर्मल होती है, ये कंसेप्ट है। द फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ सोर्स एंड आर। एक आर ना ये भी है, इसको भी लिखना चाहो, ये आर होगा यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, ये आर। आप ना इस लाइन को जरूर लिख देना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल एंड आर, आइडियल एंड आर, या सोर्स एंड आर। आया नहीं आया? ये दो में कंपैरिजन मेन है, पहला सोर्स का, दूसरा डायरेक्शन का। एक वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्पेस में चलती है तो आप लोग जानते हो इस स्पेस की जो प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना निकलने देगी, कितना ब्लॉक करेगी, दैट इज द परमिटिविटी। याद आया? परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट ये आता था, दैट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पेस में होकर निकलेंगी साहब, वायर रखा है, फील्ड लाइंस स्पेस में घूम रही हैं, तो स्पेस के अंदर जो निकलने की जो प्रॉपर्टी है ना बेटे,
मतलब स्पेस की प्रॉपर्टी वो कितना उनको फेवर करेगा कितना नहीं करेगा, वो कहलाता है म्यू नॉट। ठीक है, और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है ना बेटे, वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये अभी हम लोग ऐसा यूनिट वगैरह भी लिखवाऊंगा आपको, ये वैल्यू होती है इसकी। दोनों देखो, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप इतना जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ये वेव्स, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें दोनों फील्ड होती हैं। जो वेव इधर दौड़ रही होगी वो अपने साथ दोनों फील्ड लेके चलती है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो स्पेस के अंदर दोनों की एक प्रॉपर्टी है, हाँ, स्पेस में होकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रही है, स्पेस में होकर मैग्नेटिक फील्ड भी निकल रही है, और स्पेस में वेव भी दौड़ रही है। तो जो वेव की स्पीड होती है ना बेटे, इस इक्वेशन से दी जाती है। वेव की स्पीड जो EM वेव्स की स्पीड है, ये रिलेशन है वो, ये बहुत फेमस रिलेशन है। अगर आप याद करना चाहो कर लो, नहीं मैं EM वेव्स में भी लिखाऊंगा इसको। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी स्पेस से निकलती हैं तो उस स्पेस के अंदर दोनों फील्ड की परमिएबिलिटी साथ चलती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब आप म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे ना, एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁹ वाला जो कंसेप्ट है, वैल्यू है वो यहाँ डालो और म्यू नॉट की डालो। आप इसको सॉल्व करके लाओ, 3 × 10⁸ बचेगा, 3 × 10⁸। तो बेशक से फिलहाल ये मतलब लिखना, बस इतना समझिएगा कि साहब स्पेस की वही प्रॉपर्टी वापस लौट रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के टर्म्स में, अब आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के टर्म्स में। वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसकी ये होती है। ठीक है बेटे, तो एक छोटा सा कंपैरिजन है ये। ठीक, आप लिखना चाहो तो स्क्रीन को रोक के नोट कर लो। लिख लिया बेटे, चला जा। अब हेडिंग बना बेटे, पहला लॉ, मतलब यहाँ से चैप्टर बेसिकली स्टार्ट है। ये तो छोटी छोटी बातें हमने लिखी थी। हेडिंग बता, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ बेटे साइंटिस्ट का नाम है, खतरनाक नाम है, ठीक है ना बेटे, घबराइएगा मत। बायोट सावर्ट लॉ, देखो ये वो लॉ है बेटे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देगा। जैसे कूलम्स लॉ देता था ना, एक चार्ज की वजह से E=kq/r², एक चार्ज की वजह से kq/r², फिर मल्टीपल चार्ज की वजह से, सिस्टम की वजह से इंटीग्रेशन से निकाल लेते थे। ऐसे यहाँ होगा, एलिमेंट की वजह से ये देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बाकी इंटीग्रेशन से निकालेंगे साहब। ठीक है, तो लिखो स्टेटमेंट, बायोट सावर्ट लॉ लिख, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field intensity, it gives the magnitude of magnetic field intensity at any point due to current carrying wire। बच्चा बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, हाँ इसमें अभी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन आप लोग जानते हो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑब्लिक डायरेक्शन लिखना चाहो लिखो, नहीं तो वैल्यू लिख सकते हो, इट गिव्स द वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड रहने दो। ठीक है बेटा, कोई गलत नहीं। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, वायर नहीं, करंट कैरिंग एलिमेंट। अब पैराग्राफ बदल के लिख, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी MFI लिखो बेटे, सही है, MFI शॉर्ट फॉर्म में, द MFI at any point in space depends on इधर देखो, मान ले बेटे ये कोई वायर है, कोई भी वायर है, ठीक है, ये जनरल शेप ले लिया, इसे थोड़ा टेढ़ा सा कर्व करके बनाया, वो जनरल शेप है ये। ठीक है, ये देखो ये ऐसा लॉ है बेटे, ये हर सिमेट्रिक वायर के लिए वैलिड है, बस वायर सिमेट थोड़ा सिमेट्रिसिटी में होना चाहिए, ये हर तरह के वायर के लिए वैलिड है। स्ट्रेट आ जाओ, सर्कुलर आ जाओ, यहाँ तक सोलेनॉइड आ जाओ, कुछ भी आओ। ठीक है, ये कोई अब जनरल वायर है ये। ठीक है साहब, अब मुझे तो वायर की वजह से आंसर नहीं निकाल सकता मैं, इसकी वजह पूरे की वजह से नहीं। नियम ये कहता है इसको स्ट्रेट कर। स्ट्रेट करने का मतलब क्या है, तू ले इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया साहब, उस एलिमेंट की डायरेक्शन में जानता हूँ ये है, और इस एलिमेंट का नाम होता है आइडियल। ठीक है, ये आइडियल है। इस पूरे वायर की वजह से मेरे से बोलता है इस पॉइंट के ऊपर फील्ड बताओ, ये पॉइंट दे दिया साहब, ये P पॉइंट है, फील्ड बताओ। अब डायरेक्शन तो है नहीं सर, डायरेक्शन तो मैं जानता हूँ इनवर्ट जाएगी,
डायरेक्शन किधर जाएगी, इनवर्ड। डायरेक्शन तो पूछ ही नहीं है, कहता है मैग्नीट्यूड बताओ। तो नियम ये कहता है सबसे पहले तो उस एलिमेंट को उस पॉइंट से मिला दे साहब, ये मिला दिया। जिस पॉइंट वो एलिमेंट को आप पॉइंट से मिलाओगे, जो डिस्टेंस है उसका नाम हमेशा आर डालोगे। यहाँ पे क्या डालोगे, आर, ठीक है। अब ना ये बेटे पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का ये, तो ये प्रकार से जो इसकी खुद की डायरेक्शन है वो इस साइड है। अब दो वेक्टर ऑरिजिनेट हो गए, एक ऊपर की तरफ हो गया, एक इस साइड हो गया। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। बताओ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आइडियल एंड आर, आइडियल एंड आर, ठीक है। अगर बाई चांस ये वायर ना, देखो ये वायर तो यही था और ये करंट नीचे हो जाता और पॉइंट यहीं रहता, पॉइंट कहीं भी रहो हमें उससे मतलब नहीं है, तो आर तो ऊपर रहता, ठीक है ना, आइडियल नीचे आ जाता, आइडियल, तो ये एंगल थीटा ये हो जाता। ध्यान रखना थीटा बदल जाएगा अगर आपका करंट का एलिमेंट बदल जाएगा, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा किसी पॉइंट पर फील्ड निकालो साहब, मैं बोला इसे वायर से मैं नहीं निकाल सकता हूं, मैं पहले इसको स्ट्रेट करूंगा। स्ट्रेट करने का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, छोटा सा लूंगा, अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, और उस एलिमेंट की वजह से आंसर लिख दूंगा। अब ये लॉ देखिए कहता है कि द फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट, ऐसे आप लिखना नंबर फर्स्ट, द करंट कैरिंग एलिमेंट, तो स्मॉल फील्ड है तो डी भी लिखा है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आइडियल, डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल। नंबर सेकंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, SIN, तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल। साइन किसके बीच का एंगल है, आइडियल एंड आर, SINE, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। और नंबर 3, इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन आइडियल एंड आर, बिटवीन आइडियल एंड पॉइंट, ये है साहब। और जब तू तीनों को मिला करके लिखेगा तो मार्केट में जो नियम आएगा वो हो जाएगा बेटे, दिस इज IDL साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। डायरेक्टली का साइन हटाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तू जानता है कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ बेटे, ठीक है, चल लिख दिया, के IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो इस के की वैल्यू है ना बेटे, ये होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, वहाँ याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा IDL साइन थीटा बाय आर का। ये लॉ है बेटे, जो असली है वो ये है। बच्चा बोला ये इसलिए आपने म्यू नॉट बताया था, हाँ, म्यू नॉट क्या कहलाता है साहब, म्यू नॉट कहलाता है बेटे परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये आ गया ना, अभी ये वायर किस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर तू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पूरे के निकालेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इस यहाँ से ना बेटे म्यू नॉट की वैल्यू होती है अपॉन में, चलो 4 पाई लिख लेता हूँ, ज़्यादातर यही जरूरी, 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट हो जाता है 4 पाई 10⁻⁻⁷। एक्सपेरिमेंट वैल्यू आपको सीधा याद रखनी है, SI यूनिट बोल दो, चलो बेटे एक बार यहाँ से म्यू नॉट की SI, इसकी तो टेस्ला है, ठीक है सर, ये तो होगी टेस्ला, ये ऊपर 1 मीटर बेटे, ये DL मीटर में आएगा, ये मीटर, 1 मीटर कटेगा तो मीटर आएगा ऊपर, टेस्ला मीटर, करंट का एम्पियर पर एम्पियर, ये आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। कहने का मतलब है जो लॉ निकल के आया वो ये निकल के आया साहब, DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये लॉ नहीं है साहब इस चैप्टर की, ये जन्नत है, ठीक है, जैसे कूलम्स लॉ पे पूरा चैप्टर चला ना, इस पे चलेगा ये सारा, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक, एक बार फिगर बनाओ, इसको नोट कर ले, लिख लिया बेटे। अब ना इसके नीचे एक स्पेशल केस लिख दो बेटे, स्पेशल केस, ये जहाँ पे फॉर्मूला आया है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहीं पे लिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट ये भी समझाया था ना कि वो 2 वायर की वजह से स्क्वायर के सेंटर पे आंसर 0 आ रहा था, वो ये है, देखेदार। थीटा किसके बीच का एंगल होता है सर, आइडियल और आर के बीच का। अब समझना, वायर तो ये था साहब, ये वायर था,
और पूछने वाले ने पॉइंट ना इसी वायर की एक्सिस पे लाके रख दिया, ए रख दिया साहब, ये पॉइंट पी रख दिया, बोलता है यहाँ बताओ, या नीचे रख देता, ये रखता है यहाँ बताओ, ये रख दिया, यहाँ पॉइंट है बताओ फील्ड। वायर बस इतना ही है, इतना हिस्सा है। कहता है इन दोनों पॉइंट पर फील्ड बताओ। अब नियम ये कहता है साहब पहले तो एलिमेंट पकड़, एलिमेंट देखा साहब, यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, आइडियल किधर आएगा सर, ऊपर आएगा। अब नियम कहता है फिर इस पॉइंट को इससे मिला, सर मिलाऊंगा तो आर और डीएल के बीच का एंगल 0 है, आर और डीएल के बीच का एंगल 0 है, ठीक है। तो पहला स्पेशल केस बना बेटे कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए या 180 हो जाए। देख यहाँ भी आएगा तो 180 बन जाएगा, आइडियल ऊपर रहेगा और आर नीचे आ जाएगा 180, और साइन 0 साइन 180 0, तो बेटे डीबी की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए ये जो फिगर अभी आप लोगों ने बनाई थी, ये दो फिगर बनी थी, मैंने आपको ये दो वायर छुड़वा दिए थे, ये वाला और ये वाला। आपसे कहा था ना इनकी वजह से आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं वो इनकी एक्सिस पे होता है, वो इस वायर की एक्सिस पे ये है और इस वायर की भी एक्सिस पे ये है, तो दैट्स वाई ना तो ये फील्ड पैदा कर पाता ना ये कर पाता। अरे हाँ तो बोल यार, तो फील्ड पैदा नहीं होती है बेटा ऑन द वायर। तो कोई वायर अपनी एक्सिस पे कभी पैदा नहीं कर सकता, ध्यान रखना, चाहे मोटा है चाहे पतला है, अपनी एक्सिस पे नहीं करेगा। एक्सिस एक लाइन होती है, ठीक है ना बेटे, ये एक स्पेशल है। और दूसरा स्पेशल तो बेटे यही है कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये स्पेशल केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम फोर्स बनती है बेटे। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 90 होती है। तो कोई पी पॉइंट ऐसे आ जाए तो डीबी की वैल्यू साइन 91, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर, ये आंसर है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग एलिमेंट? आंसर है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री, थीटा 90। और आया नहीं आया तो रोक स्क्रीन को और फटाफट लिख लिख लिया बेटे। बस अब जाते जाते कंसेप्ट और लिख लो इन वेक्टर फॉर्म। अगर ये आपसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखवा लेता है इसको, ठीक है, तो उसी के नीचे लिख दो क्या नाम है, बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म या सिंपल वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं है साहब, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर आप कहते हो सर मैं तो डायरेक्शन लिखूंगा, तो पहले आप यही फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ये आगे लिखना है आपको। तू कहेगा सर मैं तो डायरेक्शन लिखूंगा, तो इधर वेक्टर डाल दे साहब, और ये मैग्नीट्यूड था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो ज़्यादा नहीं, जब वेक्टर फॉर्मूला को यहाँ से लिखना बेटे, यहाँ से एज वी नो, ऊपर वाला नहीं कुछ भी, बस एज वी नो ये। अब डायरेक्शन चाहता है तो लगा दो आर कैप, इसमें क्या है साहब, डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर देता है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, ये आंसर है। बच्चा बोला ना इसको आर कैप को मैं तो मैनिपुलेट करूँगा, कर दे साहब। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये आंसर है। अब ये आर क्यूब हो जाएगा। अब बच्चा ऊपर वेक्टर है तो उसको थोड़ा सा तो अच्छे तरीके से लिखो। तो देखियो ध्यान से बेटे, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। ये हो गया बेटे आई तो बाहर लिखा, ये है डी एल क्रॉस आर, बात को पकड़ना, अपॉन में आर का क्यूब, ये आंसर है। बच्चा बोला मतलब है, ध्यान से देख, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, तो ये आई तो यू वो क्या नाम है बाहर ले लिया, स्केलर क्वांटिटी है बेटे, ठीक है ना। आई डी एल पूरा वेक्टर है, लेकिन डी एल उसमें आई स्केलर है, डी एल वेक्टर है, तो डी एल क्रॉस आर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब तुम बड़े बच्चों जानते हो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, तो सी वेक्टर जो उस प्लेन पे नॉर्मल होता है जिसमें ए और बी दोनों लाई करते हैं, तो डी बी उस प्लेन पे नॉर्मल होगा जिसमें आई डी एल और आर या डी एल और आर दोनों लाई करते हैं, ठीक है बेटे, ये वेक्टर फॉर्म है। तो आज की क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, और जाते जाते बायोट-सावर्ट लॉ लिख लिया, यही मेन लॉ है। डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में आया हुआ थीटा आई डी एल और आर के बीच का एंगल होता है, ध्यान रखिएगा, आई डी एल और आर के बीच का। आइडियल करंट बदलेगा, आइडियल बदलेगा, थीटा बदल जाएगा, ठीक है बेटे, और मैक्सिमम के लिए थीटा 90 होना चाहिए। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।